नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो है एडिटोरियल उसे इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, जिसका टाइटल है वर्ल्ड इन फ्लक्स वेयर इंडिया स्टैंड्स। ओके, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे ऐसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में अब हम शायद मल्टीपोलर वर्ल्ड से वापस जो है बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, या दो ब्लॉक बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भारत इसमें कहाँ स्टैंड करता है। क्या भारत इस वर्ल्ड ऑर्डर में सेंटर रोल प्ले करेगा, या फिर भारत जो है बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करता रहेगा। ठीक है, द फ्यूचर विल टेल इफ इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल अफेयर्स और स्ट्रक बिटवीन टू कैंप्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में जैसा कि मैंने बताया, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट। अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो आपका मल्टीपोलर है। ठीक है, आपको पता होगा कि पहले जो है हम लोग एक बाइपोलर वर्ल्ड में रहते थे। ठीक है, जहाँ पे दो ब्लॉक्स थे, एक यूएसए डोमिनेट करता था, एक रशिया डोमिनेट करता था। ठीक है, फिर वक्त के साथ ये हुआ कि यूएसएसआर का जो है डिक्लाइन हुआ 1990s के आसपास, और उस टाइम पे जो है वर्ल्ड जो है एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखता है, जिसके अंदर सिर्फ यूएसए वाज अ सुपर पावर। ठीक है, यूएसए सब कुछ डिसाइड कर रहा था उस वर्ल्ड ऑर्डर में। तो जितने भी आर्किटेक्चर था, जो आपका यूएन का ले लीजिए, जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ठीक है, ये सारा जो है यूएसए के द्वारा डोमिनेटेड था, वेस्ट डोमिनेटेड था आप कह सकते हैं। फिर जो एक वर्ल्ड आया जिसमें चाइना राइज कर रहा था, चाइना इतनी स्पीड से राइज किया, उसके बाद आसपास के बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राजील, ये जो साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज भी राइज करने लगे। और उसकी वजह से जो हमने एक वर्ल्ड ऑर्डर देखा वो आ गया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और अभी हम उसी वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि शायद वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होकर के अब दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। दो ब्लॉक्स फिर से होंगे। जो एक ब्लॉक है जो रशिया और चाइना डोमिनेटेड होगा, दूसरा ब्लॉक जो है वेस्ट डोमिनेटेड ब्लॉक है। ठीक है, इस बार हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो ब्लॉक है वो यूएसए डोमिनेटेड है, क्योंकि खाली यूएसए जो है चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, उसको इंडिया जैसे कंट्रीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे, कुछ बुक्स वगैरह को भी रेफर करेंगे। फिर उसके बाद, विल द वर्ल्ड ऑर्डर रिमेन मल्टीपोलर। क्या अब ये वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि देयर आर चांसेस कि अब दो ब्लॉक में फिर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है। फिर अगर जब दो ब्लॉक के अंदर डिवाइड हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि शायद दो ब्लॉक में डिवाइड हो रहा है। वो है आपका अल्टरनेट टू एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर क्या है? वेस्ट डोमिनेटेड। ठीक है, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्था है। दूसरे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो है ब्रिक्स जैसी संस्थाएं भी है। लेकिन अब जो है अल्टरनेट आर्किटेक्चर का मतलब है, जब आपने देखा होगा कि अभी ब्रिक्स प्लस बना होगा, ब्रिक्स में छह लोग जो कंट्रीज है उनको और ऐड किया गया। अब ये जो संस्थाएं नई बन रही है वो काउंटर करेगी G20 जैसी संस्थाओं को, जो कि वेस्ट डोमिनेटेड है। तो अब यहाँ पे जो है एक आपको दिखेगा कि एक सेपरेट दो ब्लॉक्स बनने की तैयारी चल रही है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आज के एडिटोरियल में। फिर बात करेंगे इंडिया के प्लूरीलेटरलिज्म के बारे में। ठीक है, इसको देखेंगे कि मल्टीलेटरलिज्म और प्लूरीलेटरलिज्म में क्या डिफरेंस है, और क्या आज की डेट में ये किस हद तक जो है वैलिड है इंडिया के रेफरेंस में। फिर इंडिया किसकी साइड लेगा, अगर दो ब्लॉक बन रहे हैं तो इंडिया किसकी साइड लेगा, साइड लेगा भी कि नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया चाइना की पिक्चर को देखते हुए हम देखेंगे कि ये जो क्रिटिकल इंडिपेंडेंस है हमारी, उसकी वजह से क्या किसी की साइड लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर आर्टिकल को जो है हम लोग वे अहेड देखते हुए इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट मतलब अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके अंदर हम लोग कैसे अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी, एस जयशंकर, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडिया वे। इस किताब को आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हमें जो है यूएसए के साथ इंगेज करना होगा। ठीक है, चाइना को मैनेज करना होगा। ठीक है, और जो यूरोप है उसके साथ टाइज को कल्टीवेट करना होगा। ठीक है, यूरोप के साथ जो टाइज है उनको और ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है। रशिया को आपको रीअश्योर करना होगा कि भाई आप पहले जितने इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जापान जो है, आपको पता है पहले जापान के पास अपनी कोई सेना नहीं है, पैसिफिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन अब जो है ये एक्टिव है आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। तो हम लोग जापान के साथ भी उसको भी अपने साथ प्ले में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है नेबर्स जो है आपके,
उनके साथ एंगेज कीजिए। आपने देखा होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके पहले जो है हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसी जो है नेबर्स के साथ इन्वॉल्व होने के लिए है, बिम्स्टेक जैसी संस्थाएं जो है इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि नेबरहुड को जो है आपको एक्सपेंड करना होगा। पहले हम लोग जब नेबर्स की बात करते थे तो मोस्टली जो है आपके नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान तक की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान। अब हम लोग जो है थोड़ा एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट की भी बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरफ देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज जो है उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंड नेबरहुड, ये सब तो कुल मिला के सारे जो पोल्स हैं, एक यूएसए एक पोल है, चाइना एक पोल है, यूरोप एक पोल है, रशिया एक पोल है, जापान और बाकी नेबर्स जो है वो एक पोल है। तो इन सबको साथ लेकर के चलना है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि क्या ये मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। विल द मल्टीपोलर वर्ल्ड रिमेन? बिकॉज अभी आप देखेंगे कि चाइना का एटीट्यूड जो है वो थोड़ा अलग है। चाइना राइज कर रहा है, चाइना चाह रहा है कि अपनी डोमिनेंस हर जगह बनाई जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी रिसेंटली जब ब्रिक्स समिट हुई थी तो उसके अंदर चाइना ने कुछ नए 6 मेंबर्स को जो है इंक्लूड किया। ठीक है, क्यों? ताकि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्योंकि चाइना जो ब्रिक्स है वो वैसे भी चाइना और इंडिया डोमिनेटेड है, और अब आप देखेंगे तो चाइना डोमिनेटेड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है एससीओ है, तो एससीओ को भी एक्सपेंड किया जा रहा है, इसके अंदर ईरान को भी ऐड किया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो संस्था है अब एक्सपेंड कर रही है, ग्लोबल लेवल पे काम करने की बात है। पहले ये रीजनल ग्रुपिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद G20 की बात करें तो अभी चाइना और रशिया जैसे जो 2 बड़े कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं आए। ठीक है, तो इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि अब उनके लिए G20 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो ये नई संस्थाओं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं ब्रिक्स प्लस 6। ठीक है, एससीओ, इन संस्थाओं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे वो अपना एक रिलक्टेंस बढ़ा रहे हैं या फिर उनसे एक दूरी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ है। जब आप देखेंगे कि जब पहले ये ब्रिक्स जो था वो BRIC था हुआ। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की ग्रुपिंग थी। तो 2010 के आसपास चाइना जो है पूरा एकदम लॉबिंग करता है, रेलिंग करता है कि आप साउथ अफ्रीका को ऐड कीजिए। साउथ अफ्रीका को ऐड करना इसलिए कि अगर साउथ अफ्रीका यहां आ जाता है, ठीक है, तो एक संस्था जो पहले बनी हुई थी IBSA, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये जो संस्था है 3 ट्राइलेटरल थी, इसको आप कह सकते थे कि ग्लोबल साउथ की बात किया करते थे। ठीक है, लेकिन जब अब आप इसको यहां से निकाल करके इसमें जोड़ देंगे और बाकी जो कंट्रीज है उसके अंदर ऑलरेडी है, तो वो संस्था रिडंडेंट हो जाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मिलती किस लिए है? डेवलपमेंटल पर्पज के वगैरह के लिए। ठीक है, अब जब इनमें से ये तीनों की तीनों ब्रिक्स में अवेलेबल है तो फिर इस तरीके की मीटिंग्स क्यों करेंगे? लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरीके की मीटिंग करें। देखिए 2013 में IBSA की एक समिट होने वाली थी, 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, 2013 में समिट होने वाली थी, वो नहीं हुई अभी तक। ठीक है, क्योंकि अब ये तीनों एक ही इसमें ब्रिक्स में शामिल है तो यही मिल लिया करते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप लोग ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं। ठीक है, अगर आप अलग इस पे संस्था पे मिलते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ब्रिक्स जैसी संस्थाएं अब चाइना डोमिनेटेड हो रही है। ठीक है, तो इसको रिडेंडेंट करने से बेहतर है कि आप इसको फिर से रिवाइव करें। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया कि आप इसमें देख सकते हैं कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर रहेगा या नहीं रहेगा, वो इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि G20 की इंपॉर्टेंस अब चाइना और रशिया के लिए कम हो रही है। चाइना और रशिया पहले ही एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं। जब ब्रिक्स और एससीओ की बात करें तो इसमें चाइना और रशिया दोनों कंट्रीज मौजूद है, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बनते हुए हमको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। और दूसरा चीज कि ये अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि आपको वेस्ट से दूर होना है तो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो भी संस्था है उनसे भी आपको दूर रहना होगा। तो आप देखेंगे कि हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो चाइना में यहाँ पे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है। फिर जब हम लोग यहाँ बात करते हैं G20 की, तो चाइना यहाँ पे ब्रिक्स प्लस बना रहा है। ठीक है, तो ये जब चीजें आपको देख रहे हैं कि अब वो एक अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि वेस्ट से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो ब्रिक्स 6 है या फिर जो एससीओ है, ये सारी चीजें जो है वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन से दूर जाने की कोशिश है चाइना की, और चाइना अपने इन्फ्लुएंस पे बाकी कंट्रीज को भी लेके आ रहा है।
चाइना के पास पैसा है तो वो लोन्स वगैरह देते रहता है। अब इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ला सकती है, ठीक है। तो बिग पॉकेट्स है चाइना के, तो उसकी वजह से उसका उसका फायदा हो रहा है, लेकिन इन कंट्रीज को लॉन्ग टर्म में जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली चाइना जो है आपको अभी लोन दे सकता है, लेकिन उस लोन को आपको रीपे करना होगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो चाइना जो है एक असर्टिव कंट्री है, ठीक है। जैसे श्रीलंका वगैरह में उन्होंने जो उनके पोर्ट्स वगैरह को 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया, मतलब आप देखेंगे कि टेक्निकली तो उन्होंने उनका एक कंट्रोल ले लिया 100 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज है कि अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। फिर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 नेशंस नए जुड़े हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो आप यहाँ पे ये एक्सपांस देख सकते हैं कि अब ये ग्लोबल एक्सपांस हो रहा है धीरे धीरे। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ दें, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को छोड़ दें, तो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में इनकी प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा, जब ये सारी चीजें एक साथ हो जा रही है तो ये लगभग आप कह सकते हैं नियरली 50% जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा ये नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं। इंडियाज प्लूरिलेटरलिज्म, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक प्लूरिलेटरलिज्म है और एक मल्टीलेटरलिज्म है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों दो से ज्यादा एंटिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वहां पे शायद आपके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। चाइना को कुछ और चाहिए, यूएसए को कुछ और चाहिए, इंडिया को कुछ और चाहिए, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके एक चीज पे एग्री कर देते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट अलग है, यूएसए का इंटरेस्ट अलग है, चाइना का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन हम लोग सारे जो है इसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वहीं पे प्लूरिलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके इंटरेस्ट लगभग सेम होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, ठीक है, वो एक ही चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्लूरिलेटरलिज्म का एग्जाम हो जाता है। प्लूरिलेटरलिज्म का एग्जाम्पल है आपका क्वाड, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वाड में सबके इंटरेस्ट सेम है, सारी डेमोक्रेसीज है, ठीक है, एक साथ मिलकर चाइना को काउंटर करना चाह रही है, ठीक है। तो ये प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जयशंकर जी ने अपनी बुक के अंदर एक वर्ड यूज किया है, चिंडिया, ठीक है, चाइना प्लस इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि ये जो कॉपरेशन है, हमारे इंटरेस्ट अलग होते हुए भी हम लोग कॉपरेट करेंगे अगर इस एशियन सेंचुरी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसमें इंडिया को भी कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टीलेटरल वर्ल्ड है, उसके लिए तो ये सही हो सकता है, लेकिन जब दो अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे हैं तो क्या ये उसके लिए भी कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, नई डायनेमिक्स जो है उसके साथ कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, ये इशू है देखने लायक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिंडिया वर्ल्ड जो है उसका मतलब है एबिलिटी ऑफ इंडिया एंड चाइना टू वर्क टुगेदर कुड डिटरमाइन द एशियन सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बात आती है कि आप बैलेंस कैसे करेंगे। तो मल्टीलेटरल वर्ल्ड में हम लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया जो है चाइना के साथ भी था, इंडिया जो है यूएसए के साथ भी था, चाइना के साथ एससीओ और ब्रिक्स जैसी जो है संस्थाओं में था, आरआईसी जैसी संस्थाओं में था, ठीक है, और यूएसए के साथ जो बाकी वेस्टर्न डोमिनेटेड संस्था है, क्वाड है वगैरह, इन सब के साथ काम कर रहा था, ठीक है। तो दोनों के अंदर था, लेकिन क्या आगे वाले टाइम पे ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज कि चाइना जो है वो बेसिकली इंडिया को उस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो चाहता है कि अपना इन्फ्लुएंस बनाया जाए, तो वो इंडिया को अपने बराबर जो पैरिटी पे कंसिडर ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चाइना जो है बार बार आपके जो बॉर्डर है, हिमालयाज में जो बॉर्डर है उस पर एग्रेशन करते रहता है। डोकलाम हुआ, फिर आपका जो है गलवान घाटी पे हुआ, पेंगोंग सो लेक पे हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पे भी कुछ न कुछ छोटी मोटी रेड्स होती रहती है, ठीक है, पेट्रोलिंग के इश्यूज है। तो ये बार बार जो मिलिट्री जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके अलावा जब देखेंगे तो आपका जो नेबरहुड है उसके अंदर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक है। वो इसलिए बढ़ा रहा है ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस कम बना रहे। जैसे श्रीलंका नेपाल की बात करें, पिछले कुछ सालों में नेपाल जो है चाइना के काफी फेवर में चला गया था, श्रीलंका भी काफी फेवर में चला गया था। अब वो जो है वापस आ रहे हैं लौट करके, क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि वो उनका जो है जो रिलेशंस मेंटेन करने का तरीका है वो ट्रांजेक्शनल है। ट्रांजेक्शनल का मतलब है कि आप उनको कुछ दीजिए, उसी के फेवर में वो आपको कुछ देंगे। जैसे कि आपको पैसा दिया, हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। तो अब नेपाल और जो श्रीलंका है फिर से धीरे धीरे इंडिया से बातचीत वापस स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में नेपाल ने, आपको पता होगा, काला पानी वाला इशू स्टार्ट किया था, उस टाइम पे चाइना के साथ काफी अच्छी टाइज थी इनकी, ठीक है। तो अब जो है चाइना ये चीजें करते रहता है, तो इंडिया चाइना की जो पिक्चर है वो आप कह सकते हैं कि इसमें टेंशन बनी रहती है हमेशा, ठीक है।
अब ऐसी कंसिडरेशन में हम लोग क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करेंगे, या हमें दो ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक का साथ ले लेना चाहिए? क्या हम जो है ये कॉन्सेप्ट जो है चिंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो कर पाएंगे, या फिर हमको पर्टिकुलरली एक ब्लॉक के साथ जाना पड़ेगा? विजिबल डिफरेंस आप देखेंगे कि हम लोग जो है वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ इंक्लाइन तो हो चुके हैं, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक के साथ इंक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, क्वाड जैसी संस्थाओं में है, G20 में देख लीजिए, G7 वगैरह जो है उनके प्रोजेक्ट्स में भी हमारा जो है योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग इंडिया जो है साइड ले रहा है, क्वाड है, फिर हमारे ट्राइलेटरल अलायंसेज हैं इंडिया फ्रांस और यूएसए के यूएई के साथ, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो हम लोग इसराइल के भी फेवर में है, क्योंकि यूएसए और इसराइल काफी क्लोज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये एविडेंट है कि इंडिया जो है अब जो है वेस्टर्न ब्लॉक के क्लोज जा रहा है। क्या लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? ठीक है, क्यों करना है देखते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉक का जो है एक रेस्पॉन्स है चाइना को काउंटर करने के लिए। जब हम नॉर्मली अगर बात करें तो बीआरआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चाइना वर्ल्ड ओवर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बना रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बीआरआई को काउंटर करने के लिए कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये अभी अनाउंस हुआ है G20 की मीटिंग में, इंडिया के अंदर जब G20 की समिट हुई तो उसके अंदर ये अनाउंस किया गया था। और ये किस लिए है? आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्रेड्स वगैरह को बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे कि एनर्जी को लेकर के जो आपकी सप्लाई चेन्स है उनको इंप्रूव करने के लिए। तो ये बेसिकली एक कॉरिडोर है जो इंडिया को मिडल ईस्ट के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करेगा, ठीक है। हमने बोला था अब हम लोग जो है यूरोप के साथ अब कैपिटलाइज करना है, हमको उसके यूरोप को के साथ अपनी टाइज को जो है इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा हम कह रहे थे कि हमको अपने नेबरहुड में जो है जो नेबरहुड है उसको एक्सपेंड करना है, तो हम लोग मिडिल ईस्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, ये सारे इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहेंगे। फिर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड G7 समिट में 2021 में ये आइडिया प्रपोज किया गया था, ठीक है। ये भी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। फिर ग्लोबल गेटवे जो है यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इन सभी प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इंडिया का कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है, और कह सकते हैं आप पॉजिटिव रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग चाइना को कैसे काउंटर कर रहे हैं और कैसे हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया वगैरह होते हुए जॉर्डन और इसराइल से ये आपका ग्रीस, बोले तो यूरोप, ठीक है। तो ये आपका है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। फिर ये आप देख सकते हैं यूरोप का जो ग्लोबल गेटवे है, ये भी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फोकस नॉर्थ ईस्ट पे भी किया गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इधर जो साउथ एशियन कंट्रीज पे भी फोकस कर रहे हैं आजकल, ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज बनी हुई है। तो इसलिए जो है इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ भी जो है कनेक्ट करने की बात की गई है। क्रिटिकल इंटरडिपेंडेंस, अब हमने तो बोला कि हम लोग वेस्टर्न साइड में जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं है? देखिए, रशिया के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस रखते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली जो डिफेंस वगैरह का जो सामान आता है, जो एनर्जी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, वो रशिया से फुलफिल की जाती है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग लगभग 85% ऑयल वगैरह जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसमें रशिया भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आप कह सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम रशिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में क्या हम लोग जा सकते हैं रशिया के अगेंस्ट? क्योंकि रशिया का एक ब्लॉक है जो चाइना के साथ है, और अगर हम वेस्टर्न साइड में जाते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो हम रशिया को नाराज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये इशू है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो चाइना के साथ भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड है। अब आप तो ये कहेंगे हम लोग कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है कई मामलों में। जब हम बात करते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन वगैरह को, तो उन मेडिसिन को बनाने के लिए जो एपीआईज लगती है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपकी दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ बढ़ाने के लिए काम आते हैं, वो जो है हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब इस इंपोर्ट पे हमारा ये एक्सपोर्ट बेस्ड है। कल को अगर हम चाइना से रिलेशंस खराब करते हैं, तो क्या हम ये एक्सपोर्ट को भी जो है हार्म नहीं करेंगे? तो हम चाइना पे भी डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम लोग बातें करें तो चाइना के साथ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट है आयरन ओर का, रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, फिशेज वगैरह का, ठीक है, रिफाइंड ऑयल का। तो ये सारी चीजें, आयरन ओर, रॉ एल्यूमिनियम, रिफाइंड ऑयल, फिशेज, ये सब चीजें हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इंपोर्ट उससे कई गुना ज्यादा है। हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट ले आते हैं,
मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए है, मशीन टूल, ऑर्गेनिक जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, प्लास्टिक्स है, फर्टिलाइजर है, ये सारी चीजें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और जब हम बात करें वैल्यू की टर्म्स में, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है किसी टाइम पे $64 बिलियन था 2021 में, जो कि बढ़ करके लगभग 87-88 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर जो है वो इतना बढ़ा है, तो हम लोग कितना उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ट्रेड जो है वो हाईली चाइना के फेवर में। अब ऐसे में अगर हम लोग उनसे हमारे टाइज खराब करते हैं और कहीं ना कहीं अगर ये जो है ट्रेड को इम्पेक्ट पड़ा, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर खतरा हो सकता है। ठीक है, हालांकि चाइना ऐसी गलती नहीं करेगा कि इंडिया के साथ ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इशू करे, बिकॉज उसको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और चाइना जो है अपने इकोनॉमी के दम पे ही ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि इंडिया और चाइना, रशिया, इनके बीच में एक बहुत बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, जिसकी वजह से शायद हम किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक का साथ ना दे पाए। तो अभी देखने की बात यह है कि आगे क्या होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि इज इंडिया एट द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और स्टक बिटवीन मिडल ऑफ द इट्स डिपेंडेंस ऑन मैनी प्लेयर्स हु बिलोंग्स टू टू कैंप्स। तो मतलब क्या हम दो कैंप्स के बीच में जो फंस गए हैं, या फिर हम लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर कैंप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या हम इस पूरे ऑर्डर के अंदर सेंटर रोल प्ले करेंगे या फिर सिर्फ बैलेंस बनाते रहेंगे। देखिए ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जितना इंडिया के लिए काम कर रहा है, उतना ही चाइना और रशिया के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, इंडिया का आज के जो वर्ल्ड ऑर्डर में काफी बड़ा स्वे है। ठीक है, तो आप इंडिया को भी नाराज नहीं कर सकते, आप इंडिया के बिना भी जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इस बात से नहीं डर सकते हैं कि चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना को भी मार्केट की जरूरत है जो कि इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये है कि अल्टीमेटली हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग जो है फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस बनाते हुए नजर आएंगे। बाकी फ्यूचर में देखते हैं क्या होल्ड करता है। आज के एडिटोरियल में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।